अच्छा, स्क्रीन शो हो रहे हैं? यस। ओके, तो वो मैं कौन सा एग्जांपल डिस्कस कर रहा था? अच्छा नॉर्मल AC बाय एयर। अच्छा, तो नाम नॉर्मल ऐसे वेरीफिकेशन कैसे पता चलेगा कि उसको 3 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता +3, लेकिन अक्लूजन के बाद उसका नियर डिविएशन जो है वो इनके ऑलमोस्ट बराबर या ज्यादा हो गया। ऑल अच्छा, अब दूसरे आ रहे ना हाई AC बाय एयर रेशियो का। देखिए बहुत इजी है। क्लिनिक में पेशेंट आ गया और उसका जो है डिस्टेंस जो पे ज्यादा है, नियर में जैसे आपने +3 लेंस लगाए तो उस टाइम आपने बताया कि जी मैं इधर आया हूँ, हाई AC बाय एयर रेशियो, तो वो डायरेक्टली +3 लेंस के साथ क्या होगा? देखिए अब एक मैं चीज बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि +3 डायप्टर का टेस्ट पहले करना चाहिए। ये कोई बुक में नहीं लिखा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्लिनिकल बात है। इसलिए पहले +3 डालना चाहिए कि वो डायरेक्टली आपको बताएगा। ऐसे नहीं कि आप 1 घंटे के लिए अक्लूजन करें और अक्लूजन के बाद आप कहते हैं अब मैं +3 कर रहा हूँ, तो +3 आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर ये हाई AC बाय एयर रेशियो वाला पेशेंट है, ठीक है, इंटरमिटेंट क्या है, सिमुलेटेड हाई AC सिमुलेटेड इंटरमिटेंट यूट्रोपिया वाला है, अगर आपने स्टार्ट में +3 लगाए हैं तो वो डायरेक्टली बताएगा कि जी क्या सिचुएशन है। सो हमेशा के लिए स्टार्ट +3 से करें, फिर आप अक्लूजन इन सारी चीजों पे बाद में चले जाएंगे। अब ये आप बताएंगे कि ये क्यों हम इसलिए कर रहे हैं। लास्ट में जब सर्जरी प्रोसीजर बताऊंगा तो इंटरमिटेंट ट्रू के लिए और सिमुलेटेड के लिए प्रोसीजर अलग अलग हैं। सो देखिए ये हम इसलिए डायग्नोसिस की ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ही डायग्नोसिस है, ठीक है। डायग्नोसिस के बाद आपका सब आपका मैनेजमेंट और आपका प्लान और सर्जरी जो है वो आपकी डायग्नोसिस पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए आपको क्लियर करना चाहिए सब सारी चीज। अच्छा, ये पोर्शन तो हो चुका है, अब नियर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो नियर में देखिए एक ट्रू एक सिमुलेटेड में सिर्फ एक ही लिखा है, वाई दो की क्यों जरूरत नहीं है? क्या उसमें नॉर्मल AC और हाई AC बाय एयर रेशियो क्यों नहीं लिखा? किसी के माइंड में आ रहे तो वो बताइए साहब। अच्छा, ये सब इस पहले इस पे डिस्कशन करें ना, ये तो वही चीजें कि नियर में एक्सोट्रोपिया है, डिस्टेंस में नहीं है। अब इस सिनेरियो को देखिए, क्लिनिक में पेशेंट आ गया, नियर में इसका एक्सोट्रोपिया है, तकरीबन वही 20% डायप्टर आप ले लीजिए, डिस्टेंस में इसका आई स्ट्रेट है या बहुत कम है। अच्छा, +3 लेंस आपने नियर में लगाया, अक्लूजन क्या है, लेकिन डिस्टेंस का डिविएशन जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसे है, ठीक है। तो क्या बता रहे, दिस इज ट्रू, वो तो सिंपल सी बात है, वो हो गया। अब सिमुलेटरी में सिर्फ यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है ना, हाई AC बाय ए, और यार ये बार बार लोग बिलाव करने ये भी। सर क्योंकि नियर में तो कन्वर्जेंस के साथ होगा ही होगा, अकोमोडेशन अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस एक साथ ही होगा। क्या? नहीं, नॉर्मल यहाँ पे मैं बात करूँ ना कि नियर में सिर्फ सिमुलेटेड है, नॉर्मल AC और हाई AC बाय एयर रेशियो नीचे मेंशन नहीं किया, आपको पता है ना, याद रखें। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्टेंस में है। देखिए ये हम कर क्यों रहे हैं कि आपकी डिस्टेंस में एक जो ट्रूप है, नियर में क्यों नहीं है? माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि नियर में क्यों स्टेट है, डिस्टेंस की मैं बात, इस साइड की मैं बात कर रहे हैं, इस साइड। तो उसको हम क्लियर करने की कोशिश करें कि यार हो सकता है नियर में कमोडेशन की वजह से या फ्यूजन की वजह से। अब जब यहाँ पे हम डिस्कशन करें कि नियर में एक्सोट्रोपिया है, डिस्टेंस में नहीं है, तो हम सोचे कि डिस्टेंस में क्यों नहीं है, तो क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हो सकता है डिस्टेंस में कमोडेशन की वजह से हो? ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं? नो, बिकॉज डिस्टेंस के लिए कोई कमोडेशन की रोल नहीं है, तो इसलिए वहां पे सिमुलेटेड के लिए आपको हाई AC बाय एयर रेशियो वाला कहा नहीं मिल रहा। आपको जस्ट आपको वहां पे क्या करना चाहिए, अक्लूजन करना चाहिए। लेकिन +3 लेंस भी यूज किया, अक्लूजन भी यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ गया, तो वो ट्रू हो गया। लेकिन फिर आपने क्या किया, +3 लेंस अगर आप लगाए तो लगाए खैर, लेकिन कोई इफेक्ट आपको नहीं देगा। लेकिन जब आप अक्लूजन करेंगे, अक्लूजन के बाद आपकी डिस्टेंस डिविएशन जब ऑलमोस्ट नियर के बराबर होगी, तो हम कहेंगे यस दिस इज सिमुलेटेड इंटरमिटेंट नियर एक्सोट्रोपिया। अब इस चीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया
इसलिए हम यहाँ पे दो एंटिटीज डिस्कस करें, दो टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं सिमुलेटेड में, कि यहाँ पे अकोमोडेशन का भी रोल और फ्यूजन का भी। लेकिन जब डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस में आई क्यों स्टेट है, तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी फ्यूजन की पॉसिबिलिटी है बस, कि वहां पे हो सकता है फ्यूजन स्ट्रॉन्ग, उसी की डिस्टेंस में फ्यूजन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डिस्टेंस में आई स्टेट है। वो डिस्टेंस के लिए हम अकोमोडेशन का कहानी बिल्कुल यहाँ से खत्म कर। अब ये फ्लो चार्ट का समझ आ गया कि क्यों हम इसके इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो सर अगर +3 के साथ नियर डेविएशन इक्वल टू डिस्टेंस डेविएशन होगी तब भी हम सिर्फ स्टिमुलेटेड ही लिखेंगे? नहीं तो हो ही नहीं सकता ना। +3 कमोडेशन रिलैक्स कर रही और बच्चा आप स्ट्रेट देख रहे, तो उसमें कोई कमोडेशन का रोल होगा? हो ही नहीं सकता। नो। यस, ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? नो। इनका समझ आएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन चीजों का समझ आ जाए क्लिनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और नॉन स्पेसिफिक क्या होगा कि आप खुद कंफ्यूज है कि यार दोनों में स्लाइटली डिविएशन है लेकिन उसकी डिफरेंस 10 प्रिज्म डायमीटर नहीं है, उसको मैं कौन सी कैटेगरी में डालूं, डिस्टेंस में या नियर में? बिकॉज उसकी डिफरेंस वो 10 डायमीटर से कम, एंड दिस इज वेरी रेयर कंडीशन। ये चीज क्लियर हो गया? सर ये ऑक्लूजन और ये जो अकोमोडेशन रिलैक्स करने के बाद मस्ट डिस्टेंस और नियर का जो डिविएशन है इक्वल होगी कि नहीं, उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है? ये इक्वल इसलिए मैं वर्ड यूज करूँ ना कि मोस्ट प्रोबेबली जब आप क्लिनिक में जाएंगे तो ऑलमोस्ट, अगर मैं इंटरमीडिएट नियर की बात करूँ या ट्रू उसकी बात करूँ, क्या नाम है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उसमें डिस्टेंस में डिविएशन नियर में आई स्ट्रेट। लेकिन जब +3 डायप्टर हम लगा रहे ना, तो आई बिल्कुल जो नियर की मैंने एग्जांपल दिया कि 20 डायप्टर है, 20 प्रिज्म डायप्टर है, तो नियर में भी वो ऑलमोस्ट उसी की नियर रीच होता है। मैंने वर्ड यूज किया कि या चेंज होगा या ऑलमोस्ट इक्वल टू द डिस्टेंस डिविएशन। लेकिन उसमें अगर काफी चेंजेस आ गया तो आप फिर लेबल करेंगे कि यस ये सिमुलेटेड है। लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा तो फिर वो ड्रॉप ट्रू में डालेंगे। लेकिन अगर सिमुलेटेड है तो वो +3 और अक्लूजन से जरूर आपकी डिविएशन जो है नियर का वो जरूर चेंज होगा। सर 40 डायोप्टर्स वाला क्या पॉइंट बताया था आपने? क्या 40 डायोप्टर्स वाला? 40 का तो मैंने जिक्र नहीं किया, अभी 20 का एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं सर, कोई एक सर, पॉइंट आपने बताया था। मैंने तो कोई 40 का जिक्र नहीं किया, किसी और का माइंड में है तो सर बताइए। कोई आप बता सकते रेयर हाँ? कंडीशन है? क्या आप कह रहे थे कोई रेयर कंडीशन है? वो ये कहते हैं कि 10 से भी अगर कम हो वो रेयर कंडीशन है, 40 डायोप्टर का नहीं बताया? 10 का मैंने जिक्र किया। अच्छा अच्छा। सर ये बेसिक में या नॉन स्पेसिफिक में फिर किस चीज का रोल होगा फिर? ये हम किसी भी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते ना। देखिए उसमें डिविएशन ज्यादा है नहीं, देखिए सिग्निफिकेंट 10 प्रिज्म डायप्टर है, अगर इतना है तो फिर हम रोल की बात कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम है तो उसमें किसी का चीज का रोल भी नहीं है, उसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए नॉन स्पेसिफिक लिखा है। देखिए सिग्निफिकेंस आपका जो है वो 10 प्रिज्म डायप्टर है, इससे कम है तो वो हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगी, हम डिस्टेंस में डाल ले या उसमें डाल ले। ओके सर, ठीक है। अगर ज्यादा होगी तो फिर किसी एक ना एक चीज का रोल होगा। यस सर। अच्छा तो इसी चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अच्छा इसी में से मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट में बताया था कि प्राइमरी में एक कांस्टेंट दूसरा इंटरमीडिएट, तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा वाला है? इंटरमीडिएट। आप देखिए इंटरमीडिएट में, देखिए इंटरमीडिएट में सबसे कॉमन डिस्टेंस वाला है, कौन सा वाला है? इंटरमीडिएट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया। और इसी में से सबसे कॉमन जो है वो नॉर्मल AC/A रेशियो, ये वाले यस के सिमुलेटेड नॉर्मल AC/A रेशियो डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया, सिमुलेटेड नॉर्मल AC/A इंटरमीडिएट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया, दिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि यही पेशेंट आपके पास है क्लिनिक में, तो कोई बता सकते कि इसका सिनेरियो क्या होगा, इस केसेस का प्रेजेंटेशन होगा? अगर आप लोग का कंसेप्टली जरा मुझे इसका एक केस बताइए शाबाश, कैसे अगर ये क्लिनिक में आएगा और हम क्या करेंगे तो वो हमें पता चलेगा कि ये इंटरमीडिएट सिमुलेटेड AC/A और डिस्ट्रिक्ट एक्सोट्रोपिया वाला केस होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे शाबाश? पेशेंट जब क्लिनिक में आ रहे तो क्या बताएगा आपको? हम चेक करेंगे, हम मेजर करेंगे चेक करेंगे कि डेविएशन किस
डिस्टेंस और डिस्टेंस में नियर में। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हम डिविएशन मेजर करेंगे। अच्छा, स्टेप नंबर 1 करें। नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर उसके बाद ये देखेंगे ना कि डिस्टेंस में ज्यादा है या नियर में ज्यादा है, वो डिफरेंस आप निकालेंगे। तो लेवल करेंगे ना, अगर 10 इंटरमीडिएट है अगर डिस्टेंस में 10 से ज्यादा है तो वो डिस्टेंस वो एक्सोट्रोपिया डिस्टेंस, होगी। तो उसका डिविएशन आपको नियर में आई स्ट्रेट लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा। तो यही बता सकते हैं पेशेंट, उसके पेरेंट्स भी बता सकते हैं कि ये जब दूर देख रहे हैं किसी भी चीज को तो वो उसकी आई जो है आउटवर्ड जा रही है। अगर बच्चा थोड़ा सा कॉन्शियस है तो वो आपको ये बताएगा कि जब मैं कोई दूर चीज को देख रहा हूँ, जब बाहर निकल रहा हूँ, तो मुझे या तो चीजें डबल नजर आ रही है या मैं अपने एक आई को बंद कर रहा हूँ। ये याद रखे, अगर कोई भी बच्चा जैसे बाहर निकल रहे और वो आपको कभी कभार देख रहे हो अपने एक आई को बंद कर रहे, याद रखिए दिस इज अ वेरी क्लिनिकल पॉइंट, वेरी क्लिनिकल पॉइंट। आगे मैं बताऊंगी क्यों बच्चा जो है बाहर जब निकलता है तो वो अपनी एक आई को बंद कर रहे। उसलिए जब वो बाहर, इसलिए एग्जांपल दे रहे हो, जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप मतलब आप दूर देखने की ख्वाहिश में होते हैं, कोई दूर चीज देखना चाह रहे हैं, और जब आप किसी डिस्टेंस के लिए देखें तो आपकी आई पे उस बच्चे की आई जो है वो डिविएट कर रही है। जब उसकी आई डिविएट कर रही है तो उनको डिप्लोपिया हो रहे हैं, तो उस डिप्लोपिया को अवॉइड करने के लिए आपकी आई को क्लोज कर रहे हैं। एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज उसमें डिप्लोपिया इसलिए है कि नियर में उसका बीएसवी सारी चीजें डेवलप हो चुकी है। मैंने बताया था अगर बहुत ज्यादा बच्चा है और उसका डिस्टेंस के लिए उसका यूज ज्यादा है, हाँ तो हो सकता है उसमें डिस्टेंस में सेपरेशन आ जाए। लेकिन स्टार्ट में आप लोगों को पता है कि इंटरमीडिएट टाइप में एम्ब्लाइपे के चांसेस बहुत कम है ना, एक डिस्ट्रिक्ट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो उसकी पीएसपी सारी चीजें डेवलप हो रही है। तो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट जो ट्रूपे की मैं बात करूं तो ये भी 5 से 6 7 8 10 इस ईयर में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो 5 साल इन चीजों में उसका काफी बीएसपी सारी चीजें डेवलप हो चुकी है, तो उसमें डिप्लोपी का बहुत ज्यादा चांस है। जब वो दूर देख रहे तो उसकी आई डिविएट हो रही है, तो उस डिप्लोपिया को अवॉइड करने के लिए अपनी एक आई को ऑक्लूड कर, ठीक है, तो यही चीज याद रखिए। और जब आपने मैंने स्पेस में भी डाला था कि अगर किसी पेशेंट को डिप्लोपिया है और वो एक आई की अक्लूजन से वो डिप्लोपिया खत्म हो रही है तो वो बायनाकुलर होगा ना, ठीक है, और एक आई की बंद करने के बाद भी उनको डिप्लोपिया है तो वो यूनिओकुलर है, ठीक है, अगर होल से वो खत्म हो रहे तो वो यूनिओकुलर। ये चीज बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। सो पेशेंट को डिप्लोपिया हो रहा है बिकॉज एक आई डिवेट कर रही है तो उसको बंद करने की, अच्छा नहीं हो आगे मैं डिस्कस करूं, लेकिन कहानी ये है क्लियर माने कि ये बच्चा जब बाहर निकल रहे हैं तो बच्चा खुद कहेंगे मुझे चीजें डबल डबल नजर आ रही है, या अगर पेरेंट्स ने नोट किया तो कहते एक आई बंद कर रही है। तो ये चीज याद रखिए कि भाई वो नियर में ठीक है और डिस्ट्रिक्ट लेकर आई बंद करे, तो माइंड में क्वेश्चन आ रहे ना कि बंद करने का कोई रीजन होगा। और जब नियर में ठीक है डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा बैठ गया पेशेंट, आपने चेकअप स्टार्ट किया, पता चलेगा अच्छा ये तो डिस्ट्रिक्ट में एक्सोट्रोपिया है, इसलिए फिर मैयर के देखा कि नियर में बहुत कम है, डिस्ट्रिक्ट में 20% डायप्टर का है, अच्छा तो पता चल गया ये तो इंटरमिटेंट डिस्टेंस है। कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि अच्छा ये तो इंटरमिटेंट डिस्टेंस जो ट्रूप है, तो फिर माइंड में याद रखिए कि हमने दो चीजें पढ़ेंगे कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये ट्रू भी हो सकता है, सेमिनेटेड भी। +3 लेंस लगाएं, ऑक्लूजन नो रिजल्ट, तो किस में आपने डाल दिया? ट्रू में। अच्छा, +3 लेंस आपने लगाए, +3 लेंस लगाए, नो इफेक्ट। ऑक्लूजन क्या इफेक्ट पड़ गया? यस, उसकी डिविएशन ज्यादा होगी। कौन से टाइप का है? सिमुलेटेड हो गया, नॉर्मल नॉर्मल। और जैसे +3 लगाया, +3 के साथ उसका डिविएशन ज्यादा हो गया, दिस इज हाई। इजी है ना, बहुत सिंपल चीज है। और उस पता नहीं 2 आसमा तारीख, अच्छा, और वही नियर की बात करें तो वही चीज है। यस सर, अगर ऑर्थोफोरिया हो फिर भी डिप्लोपिया होगा? एक वो नियर में ऑर्थोफोरिया होगा ना, डिस्टेंस में तो ऑर्थोफोरिया नहीं है, तो नियर में कोई सर डिप्लोपिया होगा। अच्छा सही, ठीक। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि नियर में वो ठीक है, जब बाहर निकलते हैं दूर देखते तो एक आई बंद कर रहे हैं, उसको डिप्लोपिया हो रहा है। जिसमें जिस डिस्टेंस में मैनिफेस्ट स्क्वेंट होगा उसी में सिर्फ डिप्लोपिया होगी, नियर में नहीं होता। अच्छा, सब क्लियर हो गया ना? यस। और ये भी पता चल गया कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट का मोस्ट कॉमन है? यस सर। डिस्टेंस, और डिस्टेंस में फिर नॉर्मल नॉर्मल एसी रेशो।
अच्छा, when the exotropia is manifest in the distant and isopore represent for the near, तो उसका क्या नाम होगा? Intermittent distant exotropia लिखा हुआ है सामने. Yes. Keep one thing in mind: the difference between distant and near deviation must be greater than 10% है. 10 after present. चीज नहीं है. अब देखिए कि आपके पास इंटरमिटेंट डिस्टेंस वाला है तो उसमें ये तीन चीजें है ना, ट्रू भी हो सकता है, सिमुलेटेड इंटरमिटेंट डिस्टेंस जो ट्रू पे विद नॉर्मल एसी बाय एयर रेशियो, और सिमुलेटेड इंटरमिटेंट डिस्टेंस जो ट्रू पे विद नॉर्मल एसी बाय, ये हाई और नॉर्मल, ये अभी जो मैंने डिस्कशन किया वो देखिए. ट्रू वाला क्या होगा? नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नियर डिविएशन आफ्टर यूनिकुलर ऑक्लूजन और +3 डायप्टर लेंस. तो क्या होगा? Yes. वो आपका ट्रू, बिकॉज़ +3 डायप्टर लेंस आपको जब एकोमोडेशन रिलैक्स करेगा, नो इफेक्ट, नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नियर. जो नियर डिविएशन है वो +3 डायप्टर और ऑक्लूजन के बाद भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका ट्रू हो गया. लेकिन डिस्टेंस जो ट्रू पे विद हाई एसी बाय एयर रेशियो, तो क्या होगा? नियर डिविएशन इंक्रीज व्हेन ट्रीटेड विद +3 डायप्टर, +3 लेकिन कोई चेंज नहीं होगा विद ऑक्लूजन. occlusion. वही नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल एसी बाय एयर रेशियो की, कि डिविएशन इंक्रीज व्हेन ट्रीटेड ऑक्लूजन. ठीक है, जब उसको ऑक्लूजन की थेरेपी दे दें तो उसमें वो डिविएशन ज्यादा होगी नियर में, लेकिन +3 के साथ उसका कोई रोल नहीं होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करो छोटा सा. एक इंटरमिटेंट डिस्ट्रिक्ट जो ट्रू पे वाले पेशेंट आ गया, उसका डिविएशन डिस्टेंस में 20, नियर में ऑलमोस्ट नॉर्मल. आपने उसको +3 डायप्टर लेंस लगाया और +3 डायप्टर लेंस के बाद जो है उसका कोई वो नहीं आया, क्या नाम है, डिविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ गया, डिविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ गया, और बस आप डायरेक्टली जाकर उसको लेबल करेंगे कि ट्रू इंटरमिटेंट डिस्टेंस. ठीक है, No, sir. No, Occlusion sir. करेंगे. पहले occlusion भी करेंगे. ये चीज जरूर करेंगे, ये चीज आप जरूर करेंगे. ठीक है, अब नियर क्या है? when there is exotropy per near and isoporia per distant. समझ आ रहे हैं ना? एक्सोट्रोपी नियर में Yes. होगा और डिस्टेंस में इजोपोरिया या आई स्ट्रेट. और डिफरेंस क्या होगी? नियर एंड डिस्टेंट फ्लक्चुएशन मस्ट बी ग्रेटर देन 10 प्रिज्म डायप्टर. इजी है, मुश्किल नहीं है. अब देखिए उसमें हम सिर्फ वही दो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज नियर एंड डिस्टेंट डिविएशन आफ्टर यूनिकुलर ऑक्लूजन. देखिए इसमें हमने +3 का बिल्कुल जिक्र नहीं किया है, बस नियर वाला पेशेंट आ गया. अब इसको देखिए, आपने उसको ऑक्लूड के ऑक्लूजन के बाद कोई चेंजेस नहीं आ गया, तो आपका वो ट्रू इंटरमिटेंट नियर एक्सोट्रोपी, इसमें +3 की जरूरत नहीं है. समझ आ गया ना? Okay. Yes, sir. बिकॉज़ हम डिस्टेंस को चेक करते हैं, डिस्टेंस करें. और सिमुलेटेड क्या होगा? when there is an increase in distant deviation approximated to near after occlusion. देखिए कि जिसका जो distant deviation है approximately near के बराबर हो गया after occlusion. After occlusion का ये situation. Any question? No, sir. Okay. अब सबसे पहले मोस्ट कॉमन क्या है? इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया और इंटरमिटेंट डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया वाला. ठीक है, अच्छा, इसका जो मैनिफेस्ट फेज है, मतलब वाई एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हो रहे हैं, कुछ कंडीशन है जो इसको एग्जेजरेट कर रहे हैं. मैनिफेस्ट फेज में भी इंक्रीज. अगर देखिए बच्चे में इंटरमिटेंट डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया है, ठीक है, लेकिन वो नियर में सही काम कर रहे. इवन जब इधर भी 3 मीटर 4 मीटर के लिए देख रहे हैं तो उसमें एक्सोट्रोपिया डेवलप नहीं हो रहा. ये एक्सोट्रोपिया मोस्टली कब डेवलप होगा? देखिए सबसे पहले के अनअटेंशन. ठीक है, उसका कोई चीज में देखिए, जब भी आप किसी चीज में अटेंशन ले रहे हैं, जब एक चीज को आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आपकी ब्रेन और माइंड और आपकी आई जो है वो कन्वर्ज कर रही है. और जब तक आप एक चीज में फोकस कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रही है, तो उसमें आई के आउटवर्ड जाने की कोई चांस नहीं है. लेकिन आप बिल्कुल अनइंटेंशन है, कोई खास चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे. अक्सर होते हैं ना, आज के फेसबुक पे वीडियो वायरल होगी कि बस बच्चा जो है कोई सोच कर रहे हैं ऐसे कोई, और इधर टीचर जो है वो व्हाइट बोर्ड पे कोई चीज लिख रहे थे, जब वो देखे वो आके उसको सामने क्लैपिंग करे, तो वो जब नींद से उठ रहे थे फिर वो भी क्लैपिंग स्टार्ट कर दे के पता नहीं क्या वो कहते कि कोई फरमान कसकर क्या किसी ने सर तरावी में. ठीक है. सो एक चीज यार, मेरा बैटरी जो है लैपटॉप की 40% हो गई.
जस्ट गिव मी 1 मिनट कि मैं इसको जरा ये चार्जर लगाऊं, ठीक है। आप यहाँ तक ये चीज स्लाइड आप रीड करें, मैं जल्दी से बता दूं तो आप लोग मुझे क्वेश्चन भी बताएं, तब तक मैं लैपटॉप का वो करूं। अच्छा, मेरे ख्याल नहीं मैं अगर मैं लगाऊं सो किस कंडीशन में ये होगा मैनिफेस्ट होगा कि जब एक बच्चा जो है ना टेंशन या पुअर हेल्थ, देखिए पुअर हेल्थ तो हर जगह पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आपकी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई एनीमिया है, कोई पुअर बॉडी उसकी है, ग्रोथ है, तो उसमें ज्यादा होगा। अल्कोहल यूज, अल्कोहल यूज की भी काफी, ये स्पेशली ओल्ड एज में बात कर रहा हूँ, या सम टाइम इन मदर जो है वो अगर अल्कोहल ड्रिंक कर है, पॉसिबल है। एंड ब्राइट लाइट, इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों ये चीजें जो है ब्राइट लाइट, ये सारी चीजें क्यों इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिक को वो कर रहे हैं। ब्राइट लाइट के लिए मैंने एक स्लाइड डाल दिया था, पता नहीं है कि आगे आएगा नहीं है, कि मैं पीछे बता रहा हूँ सारी चीजें। और हेल्थ तो भी आपको पता चल गया, और अटेंशन का भी पता है कि जब हम अटेंशन ले रहे तो हम आई की फोकस सारी चीजें कंसंट्रेट कर रही, जब इन अटेंशन हो तो फिर वो सारी चीजें नहीं होगी। और हेल्थ का भी, अल्कोहल भी आपकी बॉडी की एनर्जी को जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। ब्राइट लाइट पे भी काफी डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैंने ये भी एग्जांपल दिया कि जब वो बाहर निकलता है, जब ब्राइट कंडीशन हो, जब इल्यूमिनेशन ज्यादा हो और सनी वेदर वगैरह हो, ठीक है, तो इसमें ये डिविएशन ज्यादा हो रहा है। अब ब्राइट लाइट क्या कर रही है, उसमें काफी थ्योरीज वगैरह है। सबसे पहले आपको ये पता है ना कि ब्राइट लाइट में आपकी प्यूपल कंस्ट्रक्ट हो रही है, और जब आपकी प्यूपल कंस्ट्रक्ट हो रही है तो साथ में आपको पता है कि जब प्यूपल कंस्ट्रक्ट हो तो डेप्थ ऑफ फोकस जो है इंक्रीज हो रही है। मतलब डेप्थ ऑफ फोकस में सिंपल बताऊंगा, एकोमोडेशन का डिमांड कम हो रही है। प्यूपल के कंस्ट्रक्शन से जो सिर्फ एक्सियल रे है बिल्कुल सेंटर वाले, वो रेज अलाउ करे, बाकी रेज को हम अलाउ नहीं कर रहे, आई अलाउ नहीं कर रही। तो डेप्थ ऑफ फोकस इंक्रीज हो रही है, एकोमोडेशन का डिमांड इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है। तो जब यही पेशेंट बाहर निकलता है, उसकी प्यूपल कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसकी डेप्थ ऑफ फोकस इंक्रीज हो रही है, तो साथ साथ में जो एकोमोडेशन डिमांड था वो कम हो गया। तो जब एकोमोडेशन डिमांड कम हो गया तो क्या उसके साथ जो कन्वर्जेंस हो रही है उसका क्या होगा, वो कम नहीं होगा, साथ में वो भी कम होगा, और सब वो कम होगा तो आई आउटवर्ड चले जाएगी। तो एक लिंक उसने ब्राइट लाइट से ये दिया है। बट अदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिए, ब्राइट लाइट जो है वो आपकी फ्यूजन को ब्रेक कर देता है। कैसे ब्रेक कर देता है, देखिए हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि लाइट जो है दिस इज नॉन एकमोडेटिव स्टिमुलस। लाइट को हम एकमोडेटिव स्टिमुलस नहीं दे रहे। अगर आप बच्चे को लाइट सामने कर रहे कि जी मैं कोई एकमोडेटिव स्टिमुलस दे रहा हूँ, या आप गलत कर रहे हैं। कोई अच्छा एकमोडेटिव स्टिमुलस क्या होते हैं, हर वो डिटेल टारगेट जिसको आप देखना चाह रहे हैं, आप मेरे सामने कोई भी चीज रख रहे हैं, लाइट सपोज मोबाइल वगैरह जो भी चीज है, तो इसको आप आराम से देखेंगे। लेकिन आप जब लाइट को ऑन करें तो क्या आप लोग लाइट को देख सकते हैं, लाइट को हम नहीं देख सकते, ठीक है। सो जिस चीज को आप नहीं देख सकते, जिसको तो आप फोकस नहीं कर रहे, तो वो आपका एकमोडेटिव टारगेट नहीं है। सो लाइट इज अ नॉन एकमोडेटिव टारगेट। लाइट क्यों फ्यूजन को ब्रेक कर देते हैं, जब ये इंटेंस लाइट होना, इंटेंस लाइट कैन डिस्टर्ब योर फ्यूजन, बिकॉज आप सामने से किसी भी देखे चीज देखे ना, उसमें आप डायरेक्टली लाइट को फोकस करें। जैसे मैंने ऑप्टिक इफेक्ट में भी आपको बताया था ना कि वो फ्यूजन को ब्रेक कर देते हैं। सो बाहर जब हम निकल रहे हैं तो ब्राइट लाइट जो है वो जब आई में एंटर हो रही है, तो वो फ्यूजन जो आपकी मैकुला एरिया है, स्पेसिफिक मैकुला फोविया जो एरिया है, उसमें एक डिजलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस, डिजलिंग इफेक्ट मीन एक ब्राइट इल्यूमिनेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे। और यही कंडीशन है कि उसी आई से जो वो हाई इंटेंस कंडीशन में
जो ब्रेन की तरफ इमेज जा रही है वो बहुत ब्लर इमेज जा रही है, बिकॉज एक्सटेंसिव लाइट जो उसने वहां पे पोर्ट ट्रांजैक्शन जो है कैस्केड को बहुत लार्ज किया, तो मैसेज जा रहे हैं लेकिन एक ब्लर मैसेज, लाइट में कोई मैसेज जा रहे हैं, लाइट में कोई डिटेल रहे तो एक ब्लर मैसेज जा रही है टुवर्ड द ब्रेन, और जब ब्रेन की तरफ ब्लर मैसेज है दूसरी आई तो ठीक मैसेज जा रही है। सो फिर ब्रेन क्या कर रही है, उस एक आई को सप्रेस कर रही है, और जब ये फ्यूजन ब्रेक हो गया तो फ्यूजन, जब ब्रेन ने फ्यूजन को लॉस किया तो एक आई जो है वो आउटवर्ड चली जाती है। सो ये इसके साथ लिंक है। हेलेन डेविस में उसकी यही जो 2-3 पॉइंट है यही एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, तो ये वो अगर कोई आपसे पूछ सकता है कि कैन यू टेल मी सम कॉजेज ऑफ कि जिसमें मैनिफेस्ट हो रहे या एग्जेजरेट कर रहे आपके इंटरमीडिएट डिस्टिंक्ट यूट्रोपिया, तो आप ये बता सकते सर फिर ये ब्राइट लाइट वाला जो है अकोमोडेशन का रोल जिस उसमें हो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर उससे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा? क्या चीज? सर जो ब्राइट लाइट का जो आपने कहा ना, तो जिसमें अकोमोडेशन का रोल हो जिस डेविएशन में, उसमें फिर इसका इंक्रीज डिपेंड नहीं करेगी, मतलब उससे इंक्रीज नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ फ्यूजन ना, वाले से आप ये पूछ रहे कि यहाँ पे जो नॉन कमोडेटिव वाला रोल है उसका तो कोई कमोडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना। लेकिन देखिए जब नॉर्मल की बात करो, इवन जब हम हर एक डिस्टिंक्ट के लिए कुछ ना कुछ कमोडेशन कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जो हम कह रहे हैं कि हम डिस्टिंक्ट के लिए कमोडेशन, ये कौन, आपको पता है कि हम 6 मीटर के लिए कितने कमोडेशन कर रहे हैं? आप लोग कैसे थी हम 6 मीटर के लिए 0 कमोडेशन कर रहे हैं? नेवर 0। अब देखिए ना, 6 मीटर का आप इनवर्स ले लें तो 1/6 उसको डिवाइड करें तो 0.7 समथिंग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हद तक माइनर अमाउंट में हम, लेकिन वो इतना कम अमाउंट है कि उसको हम इग्नोर करें, इसलिए हम कहते हैं कि हम 6 मीटर से अवे किसी डिस्टिंक्ट के लिए अकोमोडेशन नहीं कर रहे। लेकिन याद रखिए इन द रियल सिचुएशन हम हर एक पार्टिकुलर डिस्टिंक्ट के लिए, और देखिए ना हम कितना टाइम दूर चीजों को देख रहे हैं, कितना टाइम हमारा लगता है। देखिए हम जब घर की बात कर रहे हैं तो घर में या इस रूम के सामने से देखिए 2-3 मीटर का होगा, उधर देखेंगे ये अंडर द रूम, ये सारी चीज देखेंगे ना, तो इसमें तो ऑलवेज हमारे अकोमोडेशन का रोल प्ले कर रहे हैं। समझ आ रही? सो इन चीजों के लिए एप्लीकेबल है। और फिर ब्राइट लाइट जो है वो फ्यूजन को ब्रेक कैसे कर दो, मैंने आपको बताया था कि इसी तरीके से उसको ब्रेक कर देता है। उसमें दो ये दो बातें जो है जैसे हाइपोथेसिस उसने क्रिएट किया है कि ब्राइट लाइट फ्यूजन ब्रेक करते हैं, वन स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ये फ्यूजन को ब्रेक कर, अदर कहते हैं कि ये डेप्थ ऑफ फोकस को इंक्रीज कर रहे हैं और अकोमोडेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। समझ आ गई इसका? यस सर। अच्छा, हम इसकी बात करें, अब ट्रीटमेंट की बात करें। If the deviation is manifest significant, cause concern or of binocular function, ट्रीटमेंट कब करेंगे? जब आपकी डिविएशन मैनिफेस्ट हो जाए और ये आपकी बाइनोकुलरिटी जो है उसको इफेक्ट करे। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या है, देखिए ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज इन ऑप्टिकल मेजर। ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज में आपकी क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले एंटी सेपरेशन ट्रीटमेंट। ऐसी बात है ना कि हम एंटी सेपरेशन की आई जो है वो सप्रेस ना हो जाए, अगर डिस्टेंस में है लेकिन फिर भी उसको सप्रेशन नहीं हो जाए, सप्रेशन होगा तो फिर उसकी तरफ चला जाता है। और एक और चीज, हम बीएसवी को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं? पॉजिटिव फ्यूजनल एम्पलीट्यूड, याद है पॉजिटिव कन्वर्जेंस? आप वो प्रेजेंट कन्वर्जेंस मैंने कन्वर्जेंस पे आप लोग वो कर रहे थे ना असाइनमेंट, पॉजिटिव फ्यूजनल एम्पलीट्यूड और नेगेटिव फ्यूजनल एम्पलीट्यूड, याद है? पॉजिटिव फ्यूजनल एम्पलीट्यूड मीन कन्वर्जेंस आई का अंदर आना और नेगेटिव मीन डाइवर्जेंस, याद है? तो एक्सोट्रोपिया है तो एक्सोट्रोपिया में आई आउटवर्ड है, तो इसलिए कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो पॉजिटिव फ्यूजनल एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव फ्यूजनल एम्पलीट्यूड में इनवर्ड आई का जो मोमेंट है, कि अगर हम इसको स्ट्रेंथ करें हो सकता है ना बीएसवी। देखिए सम टाइम मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे लिखा है रिलेटिव कन्वर्जेंस। क्या आप लोगों ने रिलेटिव कन्वर्जेंस नाम सुना था जब आप असाइनमेंट कर रहे थे? सुना था किसी ने? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, रिलेटिव कन्वर्जेंस के कुछ वर्ड आप लोगों ने जब आप सर्चिंग कर रहे थे तो कुछ इस तरह टर्म आया था रिलेटिव कन्वर्जेंस के? नहीं सर अभी माइंड में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा सर, वही मैं सोच रही तो हूँ। बच्चों की तरह बस 2 दिन के काम होते हैं आपके, ऐसे माइंड ना बनाए आप लोग अप्रोमिट करके फिर क्या कहेंगे कि जी वो तो हम 6th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, हमें याद नहीं है। अब आप क्लिनिक करेंगे तो क्या करेंगे? कितने अरसे बाद क्लिनिक करेंगे?
पता नहीं 5-6 साल बाद आप डिग्री लेंगे, उसके बाद इंटर्नशिप फिर आप खुद क्लिनिक करेंगे, तो क्या 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 कहेंगे कि जी। अच्छा, रिलेटिव कन्वर्ज याद रखें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे, ये चीज तो आपको पता है कि कन्वर्जेंस एकोमोडेशन साथ साथ हो रही है ना, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक नियर में बंदे को +3 लेंस लगाए, तो +3 लेंस के साथ वो एकोमोडेशन कर रहे हैं? नो। नो। और साथ में आप 33 सेंटीमीटर पे उसको टारगेट दे, उसको टारगेट नजर तो आएगा, तो इसका क्या मतलब है कि वो कन्वर्जेंस कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ एकोमोडेशन। व्हेन देयर इज एक्सर्शन ऑफ कन्वर्जेंस, जब एक कन्वर्जेंस हो रही है बट द एब्सेंस ऑफ एकोमोडेशन, तो ये याद रखिए, ये रिलेटिव वर्ड हम यूज जब कर रहे थे, रिलेटिव कन्वर्जेंस, तो क्या मतलब है कि आप एकोमोडेशन को ना छेड़े लेकिन कन्वर्जेंस को जरा छेड़े। यहाँ पे हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को ज्यादा करना चाह रहे हैं ना, तो कैसे, आप जरा मुझे बताए ना कैसे करेंगे कि एकोमोडेशन को हम बिल्कुल स्टैटिक रखें कि एकोमोडेशन प्ले ना हो, लेकिन वहां पे हम कन्वर्जेंस को अप्लाई करें। ओके कैसे कर सकते हैं? सर, वही +3 उसको देंगे। लगा के नहीं ना, +3 कन्वर्जन के साथ में क्या इफेक्ट है? +3 ने तो जस्ट एकोमोडेशन एबॉलिश किया, अच्छा एकोमोडेशन नहीं अच्छा, होगा। हमने प्रिज्म्स लगा के प्रिज्म यस लगाएंगे। प्रिज्म और आपको मैं बताऊं, ये ट्रीटमेंट के लिए हम कैसे प्रिज्म लगाए, अभी मैं बताऊं। प्रिज्म के लिए अगर हम इस बच्चे में जो एक्सोट्रोपिया वाला है, और इसमें लेट्स सपोज नियर का मैं एग्जांपल ले लूं, नियर में एक्सोट्रोपिया है और इसमें हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें? देखिए, इसका जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो हम फुली करेक्ट करेंगे, वो तो सारी चीजें आप। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसमें रिफ्रैक्टिव एरर का बहुत कंसेप्चुअल चीज है, एक एक माइंड से हर एक जगह जगह पे बात याद आ रही है, इसलिए करो कि शायद बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इसमें आप पेशेंट को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे उसको? सर उसकी विजुअल एक्यूटी लेके उसके कनेक्शन के साथ प्रिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, एक मिनट मुझे दे रही, मैं और थोड़ा सा एलेबोरेट करूं। एस्टिग्मेटिज्म के अलावा वो तो अलग चीज है, दो, या तो हाइपरोपिया होगा या मायोपिया होगा। एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा जिसका इंटरमिटेंट डिस्टल एक्सोट्रोपिया है, ठीक है। एक पेशेंट नंबर ए लिखे, उसको मायोपिया है। पेशेंट नंबर बी लिखे, उसको हाइपरोपिया है। कैसे ट्रीट करेंगे उस पेशेंट, मायोपिया वाले को और हाइपरोपिया वाले को, और है उसका इंटरमिटेंट डिस्टल एक्सोट्रोपिया? सर दोनों को ही फुल क्या? आई गेस दोनों को फुली करेक्शन देंगे। अच्छा, आपका ये आंसर है। किसी और? इवन माइल्ड डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हम अनकरेक्टेड भी जोड़ते हैं इस केस में। रीजन पता है? यस सर, क्योंकि वो हाइपरोपिया वाले जो है वो डिस्टेंस के लिए भी अकोमोडेशन एक्सर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, और उसी की वजह से हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मायोपिया वाले समटाइम हम ओवर भी कर देते हैं इन दिस केस। ऐसे मैं कहते हैं कि हर जगह पे मायोपिया को जो है हम जो कर रहे हैं कि अंडर ओवर, ये हर केस टू केस डिफरेंट हो रहे हैं। और स्टेबिस्टल में तो आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि हम उसको कैसे करें। अच्छे नो। अच्छा, वो मैं उसकी बात कर रहा था, रिलेटिव कन्वर्जेंस की बात कर रहा था। तो आपने टारगेट भी 33 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है और साथ में +3 लेंसेज भी दिया हुआ है, तो +3 के साथ वो कोई कमोडेशन नहीं करेगा, लेकिन साथ साथ नो कन्वर्जेंस कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, ट्रीट एक्सरसाइज के लिए हम कौन सा प्रिज्म दे रहे हैं, उसकी आई आउटवर्ड है, और तब भी हम बेस इन देंगे, तो वो क्या करेगा? वो तो इमेज को और भी आउटवर्ड करेगा। और जब सॉरी ट्रीटमेंट के लिए हम अपोजिट ट्रीटमेंट के लिए हम अपोजिट दें, आई आउटवर्ड है और हम बेस आउट प्रिज्म रखेंगे, तो इमेज ओरिजिनल यहाँ पे था, वो इमेज और भी अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा? जो स्टार्ट में उनके एकोमोडेशन, प्रिज्म के बगैर उनको जो एकोमोडेशन की जरूरत है, प्रिज्म के साथ उनका कन्वर्जेंस का डिमांड आपने उसको ज्यादा कर दिया। देखिए, एक ऑब्जेक्ट इधर था, प्रिज्म के साथ उसका इमेज शिफ्ट होकर टुवर्ड द नोज इधर आ गया, तो ये जो एक्सोट्रोपिक आई है, अब ये टारगेट, उसका टारगेट ये होगा कि मैं इस इमेज को कैसे गेन करूंगा। तो वो क्या करेगी? वो नॉर्मल से ज्यादा एफर्ट यूज करेंगे कि इस डिप्लोपिक इमेज जो दूसरा इमेज है, ये उसको परसीव करने की कोशिश करेगी। वो इतना कोशिश करेगा कि एटलीस्ट हो सकता है कि इसकी मसल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिकॉज यूज से मसल की स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है। तो एक्सरसाइज में
ऑलरेडी आई आउटवर्ड है और हमने इमेज को और भी इनसाइड किया, इसलिए क्या कि आई पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाए, ये अपना एफर्ट स्टार्ट करे कि आई स्ट्रेट करने की कोशिश करें। सो इससे हम पॉजिटिव फ्यूजनल एम्पलीट्यूड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फ्यूजन एम्पलीट्यूड हम बेस आउट प्रिज्म से इंक्रीज कर सकते हैं। और नेगेटिव कैसे कर सकते हैं? बेस बेसन। ठीक है, जो मायोपिया में सॉरी इज़ोट्रोपिया में आप कर रहे थे। एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑप्टिकल देखे, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं? यूज ऑफ कनकेव लेंस देखे, कनकेव लेंस भी हम यूज कर सकते हैं। क्यों कनकेव लेंस हम यूज कर सकते हैं? इसमें हम थोड़ा सा हाइपरोपिया प्रोड्यूस करें। इसमें कंफ्यूज ना होए कि हम हाइपरोपिया कैसे, वो माइनस लेंस का यहाँ पे मतलब कनकेव लेंस का क्या मतलब है कि अगर पेशेंट नॉर्मल है इसमें भी हम ये यूज कर रहे कनकेव, तो वो थोड़ा सा हाइपरोप होगा ना। अगर कोई इमेट्रोप पेशेंट है वो सामने से माइनस लेंस लगाए तो उसका फोकस रेटिना से बेहाइंड चला जाएगा, वो एकोमोडेशन स्टिमुलेट होगा और साथ में कन्वर्जेंस उसको ठीक करने के लिए हम माइनस लेंस भी दे रहे हैं। और प्रिज्म अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म भी हम दे रहे हैं। टेंटेड ग्लास, पता है टेंटेड ग्लास से हम क्या दे रहे हैं? शाबाश। अगर आपको सर वो ब्राइट लाइट वाला जो ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट वाला, वही ब्राइट लाइट कि वो जो आपकी फ्यूजन ये सारी चीजें को ब्रेक कर देते हैं, आप टेंटेड ग्लास। सो ये बच्चे बाहर जब भी निकल रहे हैं उसको हम फोटो ग्रे साथ में दे रहे हैं। देखिए उसका अगर कोई एरर भी है तो साथ में फोटो ग्रे दे देंगे, जब बाहर जाएगा तो वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली उस इंटेंसिटी के साथ चेंज हो जाएगा।